व्लादिमीर पुतिन, पूरे नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राद, रूस, यूएसएसआर, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूसी खुफिया अधिकारी और राजनेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने वर्ष 1999 से 2008 से 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूस के और 1999, 2008 से 2012 तक देश के प्रधानमंत्री भी थे। कैरियर के शुरुआत पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून का अध्ययन किया, जहां उनके शिक्षक अनातोली सोबचक थे, जो बाद में पेरेस्ट्रोइका काल के प्रमुख सुधार राजनेताओं में से एक थे। पुतिन ने केजीबी, राज्य सुरक्षा समिति के ये एक विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में 15 साल की सेवा की, जिसमें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में 6 साल शामिल थे। 1990 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के साथ सक्रिय केजीबी सेवा से सेवानिवृत्त हुए और संस्थान के बाहरी संबंधों की जिम्मेदारी के साथ लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर बनने के लिए रूस लौट आए। इसके तुरंत बाद पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मेयर सोबचक के सलाहकार बन गए। उसने जल्दी से सोबचक का विश्वास जीत लिया और काम करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाने लगा। 1994 तक वे प्रथम उप महापौर के पद तक पहुंचे थे। 1996 में पुतिन मास्को चले गए, जहां वे क्रेमलिन के मुख्य प्रशासक पावेल बोरोडिन के डिप्टी के रूप में राष्ट्रपति के स्टाफ में शामिल हो गए। पुतिन साथी लेनिनग्राडर अनातोली चुबैस के करीब बढ़े और प्रशासनिक पदों पर चले गए। जुलाई 1998 में राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने पुतिन को संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) केजीबी का घरेलू उत्तराधिकारी का निदेशक बनाया और इसके तुरंत बाद वे प्रभावशाली सुरक्षा परिषद के सचिव बन गए। येल्तसिन, जो अपना पद संभालने के लिए उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे, ने 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यद्यपि वह वस्तुतः अज्ञात था, पुतिन की सार्वजनिक अनुमोदन रेटिंग तब बढ़ गई जब उन्होंने चेचन्या में अलगाववादी विद्रोहियों के खिलाफ एक सुव्यवस्थित सैन्य अभियान शुरू किया। येल्तसिन के अनिश्चित व्यवहार के वर्षों से थके हुए रूसी जनता ने दबाव में पुतिन की शीतलता और निर्णायकता की सराहना की। एक नए चुनावी ब्लॉक यूनिटी के लिए पुतिन के समर्थन ने दिसंबर के संसदीय चुनावों में इसकी सफलता सुनिश्चित की। रूस के राष्ट्रपति के रूप में पहला और दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1999 को येल्तसिन ने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा की और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया। कमजोर रूस के पुनर्निर्माण का वादा करते हुए दृढ़ और सुरक्षित पुतिन ने मार्च 2000 के चुनावों में लगभग 53% वोट के साथ आसानी से जीत हासिल की। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और एक दृढ़ता से विनियमित बाजार अर्थव्यवस्था बनाने की मांग की। पुतिन ने जल्दी से रूस के 89 क्षेत्रों और गणराज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्हें 7 नए संघीय जिलों में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि ने किया। उन्होंने रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल में क्षेत्रीय राज्यपालों के बैठने के अधिकार को भी हटा दिया। पुतिन ने रूस के अलोकप्रिय फाइनेंसरों और मीडिया टाइकून तथा कथित कुलीन वर्गों की शक्ति को कम करने के लिए कई मीडिया आउटलेट्स को बंद कर दिया और कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। उन्हें चेचन्या में एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उन विद्रोहियों से जिन्होंने मास्को में आतंकवादी हमलों का मंचन किया और क्षेत्र के पहाड़ों से रूसी सैनिकों पर छापामार हमले किए। 2002 में पुतिन ने सैन्य अभियान को समाप्त घोषित कर दिया, लेकिन हताहतों की संख्या अधिक रही। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर कड़ी आपत्ति जताई। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि को त्यागने का निर्णय। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के जवाब में उन्होंने आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ यूएस। फिर भी पुतिन जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति से जुड़ गए।
2002-03 में जैक्स शिराक ने इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने के लिए यूएस और ब्रिटिश योजनाओं का विरोध करने के लिए बल प्रयोग करने की योजना बनाई। 1990 के दशक में एक लंबी मंदी के बाद विकास का आनंद लेने वाली अर्थव्यवस्था की देखरेख में पुतिन को मार्च 2004 में आसानी से फिर से चुना गया। दिसंबर में संसदीय चुनावों में 2007 पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने भारी बहुमत से सीटें जीतीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था, फिर भी परिणामों ने पुतिन की शक्ति की पुष्टि की। 2008 में पुतिन को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले संवैधानिक प्रावधान के साथ उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी चुना। प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन मेदवेदेव के मार्च 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के तुरंत बाद पुतिन ने घोषणा की कि उन्होंने संयुक्त रूस पार्टी के अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। व्यापक उम्मीदों की पुष्टि करते हुए मेदवेदेव ने 7 मई 2008 को पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटों के भीतर पुतिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। रूस की संसद ने अगले दिन नियुक्ति की पुष्टि की। यद्यपि मेदवेदेव अपने कार्यकाल की प्रगति के रूप में अधिक मुखर हो गए, फिर भी पुतिन को क्रेमलिन के भीतर मुख्य शक्ति के रूप में माना जाता था। जबकि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि मेदवेदेव दूसरे कार्यकाल के लिए दौड़ सकते हैं, उन्होंने सितंबर 2011 में घोषणा की कि वह और पुतिन चुनावों में संयुक्त रूस की जीत के लिए व्यापार की स्थिति में होंगे। दिसंबर 2011 में संसदीय चुनावों में व्यापक अनियमितताओं ने लोकप्रिय विरोध की लहर पैदा कर दी और राष्ट्रपति पद की दौड़ में पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से मजबूत विपक्षी आंदोलन का सामना करना पड़ा। 4 मार्च 2012 को हालांकि पुतिन को रूस के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। अपने उद्घाटन से पहले पुतिन ने संयुक्त रूस के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया, पार्टी का नियंत्रण मेदवेदेव को सौंप दिया। 7 मई 2012 को राष्ट्रपति के रूप में उनका उद्घाटन किया गया था और पद ग्रहण करने पर उनके पहले कार्यों में से एक मेदवेदेव को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए नामित करना था। व्लादिमीर पुतिन का तीसरा राष्ट्रपति कार्यकाल। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले वर्ष में विरोध आंदोलन को दबाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सफल प्रयास की विशेषता थी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और गैर सरकारी संगठनों को जो विदेशों से धन प्राप्त करते थे, उन्हें विदेशी एजेंट के रूप में लेबल किया गया था। जून 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया, जब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA के ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन ने कई गुप्त NSA कार्यक्रमों के अस्तित्व का खुलासा करने के बाद रूस में शरण मांगी। स्नोडेन को रूस में इस शर्त पर रहने दिया गया कि पुतिन के शब्दों में वह हमारे अमेरिकी सहयोगियों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। अगस्त 2013 में दमिश्क के बाहर रासायनिक हथियारों के हमलों के बाद यूएस ने सीरियाई गृहयुद्ध में सैन्य हस्तक्षेप का मामला बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक संपादकीय में पुतिन ने संयम का आग्रह किया और यूएस और रूसी अधिकारियों ने एक सौदा किया जिससे सीरिया की रासायनिक हथियारों की आपूर्ति नष्ट हो जाएगी। पुतिन ने दिसंबर 2013 में सोवियत संघ के बाद के संविधान को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें रूसी जेलों से लगभग 25,000 व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। एक अलग कदम में उन्होंने यूकोस्लेव समूह के पूर्व प्रमुख मिखाइल खोदोरकोव्स्की को क्षमा प्रदान की, जो एक दशक से अधिक समय तक इस आरोप में कैद थे कि रूस के बाहर कई लोगों ने दावा किया कि वे राजनीति से प्रेरित थे। यूक्रेन संघर्ष और सीरियाई हस्तक्षेप। फरवरी 2014 में जब यूक्रेनी राष्ट्रपति की सरकार महीनों के निरंतर विरोध के बाद विक्टर यानुकोविच को उखाड़ फेंका गया, यानुकोविच रूस भाग गया। कीव में अंतरिम सरकार को वैध मानने से इनकार करते हुए पुतिन ने रूसी हितों की रक्षा के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के लिए संसदीय मंजूरी का अनुरोध किया।
मार्च 2014 की शुरुआत में रूसी सैनिकों और समर्थक रूसी अर्धसैनिक समूहों ने क्रीमिया पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया था। एक यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य जिसकी आबादी मुख्य रूप से जातीय रूसी थी। 16 मार्च को आयोजित एक लोकप्रिय जनमत संग्रह में क्रीमिया के निवासियों ने रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया और पश्चिमी सरकारों ने पुतिन के आंतरिक सर्कल के सदस्यों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंधों और संपत्ति की एक श्रृंखला की शुरुआत की। 18 मार्च को पुतिन ने यह कहते हुए कि क्रीमिया हमेशा रूस का हिस्सा रहा है, रूसी संघ में प्रायद्वीप को शामिल करने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद के दिनों में अभी भी पुतिन के अधिक राजनीतिक सहयोगियों को यूएस और यूरोपीय संघ द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के साथ लक्षित किया गया था। रूसी संसद के दोनों सदनों द्वारा संधि के अनुसमर्थन के बाद 21 मार्च को पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने क्रीमिया के रूसी विलय को औपचारिक रूप दिया। अप्रैल 2014 में रूसी उपकरणों से लैस अज्ञात बंदूकधारियों के समूहों ने पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में सरकारी इमारतों को जब्त कर लिया, जिससे कीव में सरकार के साथ सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। पुतिन ने इस क्षेत्र को नोवोरोसिया नया रूस के रूप में संदर्भित किया, शाही युग से दावों को उजागर किया और हालांकि सभी संकेतों ने विद्रोह में रूसी भागीदारी को निर्देशित करने की ओर इशारा किया, पुतिन ने लड़ाई में हाथ होने से दृढ़ता से इनकार किया। 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 298 लोगों को लेकर पूर्वी यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और भारी सबूतों से संकेत मिलता है कि इसे विद्रोही नियंत्रित क्षेत्र से दागी गई रूसी निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया था। पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की व्यवस्था को कड़ा करके जवाब दिया और उन उपायों ने तेल की कीमतों में गिरावट के साथ रूसी अर्थव्यवस्था को एक ऊंच में भेज दिया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अनुमान लगाया कि 1000 से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर सक्रिय रूप से लड़ रहे थे, जब रूसी और यूक्रेनी नेताओं ने 5 सितंबर को मिन्स्क, बेलारूस में संघर्ष विराम वार्ता के लिए मुलाकात की। संघर्ष विराम धीमा हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। हिंसा और रूसी समर्थक विद्रोहियों ने यूक्रेनी सरकारी बलों को पीछे धकेलने में अगले कई महीने बिताए। 12 फरवरी 2015 को पुतिन ने मिन्स्क में अन्य विश्व नेताओं के साथ मुलाकात की और यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से एक 12 सूत्रीय शांति योजना को मंजूरी दी। हालांकि एक अवधि के लिए लड़ाई धीमी हो गई, संघर्ष फिर से वसंत ऋतु में उठा और सितंबर 2015 तक संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अनुमान लगाया कि लड़ाई के परिणामस्वरूप लगभग 8000 लोग मारे गए थे और 1.5 मिलियन विस्थापित हुए थे। 28 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष एक संबोधन में पुतिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरों के रूप में चित्रित करते हुए विश्व शक्ति के रूप में रूस के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जो विदेशों में अपने प्रभाव को पेश करने में सक्षम था। 2 दिन बाद रूस सीरियाई गृहयुद्ध में एक सक्रिय भागीदार बन गया, जब रूसी विमानों ने होम्स और हमा शहरों के पास लक्ष्य पर हमला किया। हालांकि रूसी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमलों का उद्देश्य इराक और लेवेंट में इस्लामिक स्टेट से संबंधित सैनिकों और मटेरियल को लक्षित करना था। हमलों का वास्तविक ध्यान सीरियाई राष्ट्रपति और रूसी सहयोगी बशर अल असद के विरोधियों पर था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।